हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो कंप्लीट हो गया और इस मानसून सेशन में 12 नए बिल पास किए गए हैं। तो आज की जो ये प्रेस रिलीज है बेसिकली इन 12 बिलों के बारे में जो कि अब एक्ट बन गए हैं उनके बारे में बात कर रही है। अब ये 12 बिल हैं तो इसका मतलब है सारे के सारे बिल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ ऐसे बिल हैं जो कि पास हो चुके हैं और वो एग्जाम के लिए आने वाले यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए और साथ ही साथ नेक्स्ट जो यूपीएससी का एग्जाम है और स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम है उनके लिए ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं और ये जो है इन एग्जाम में इन बिलों के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। रीजन है ये ऐसे एक्ट बन चुके हैं, ऐसे नियम बन चुके हैं जो कि आने वाली कई पीढ़ियों तक भारत की जो आबादी है, जो जनता है, उसके ऊपर अपना असर डालेंगे। तो जो आज की प्रेस रिलीज आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ने कुल मिला के 12 बिल पास कर दिए हैं। अलग-अलग किस्म के बिल हैं, ग्रीन कलर से आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें जो एक बिल है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, ये अभी इसको जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया गया है, लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा, उस ज़माने में ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस पर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा जब तक ये पूरी तरह से पास नहीं हो जाता और आने वाले समय में हमें लगता है कि इसके पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपका जो अभी बिल था जिसके बारे में बात हो रही थी कि पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुई थी और उसमें जो नकल माफिया के खिलाफ जो कानून लाने की मांग बच्चों ने की थी, स्टूडेंट्स ने की थी, वो जो बिल है उसको पास कर दिया गया। तो ये आपके एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए, दोनों के लिए ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह से कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 12 अलग-अलग तरह के बिल्स हैं और ये सारे बिल्स जो हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में प्री और मेंस में पूछे जाएँगे। तो इसमें से बहुत सारे बिल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और चलिए बात करते हैं इन बिलों के बारे में एक-एक करके कि इस बार भारत सरकार का जो ये मानसून का सेशन रहा, जो पार्लियामेंट का मानसून का सेशन रहा, इसमें देश को क्या-क्या मिला और देश को क्या-क्या और मिल सकता था जो उसे मिलने से रह गया, या ये बिल क्या भारत की जनता की एस्पिरेशंस को एक तरह से हम कह सकते हैं वो जो एस्पिरेशंस है हमारे देश की जनता की उसके लिए खरा उतरते हैं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इन बिल्स के बारे में डिटेल से। आज हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारे पार्लियामेंट की 2026 का मानसून सेशन है, उसको हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि भारत को क्या-क्या मिला इस मानसून सेशन में। देखिए, इस जो मानसून सेशन में भारत की पार्लियामेंट ने, हमारे देश की सबसे ऊँची पंचायत ने 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा ख़ास ध्यान रखा। पहला सेक्टर आपका इकोनॉमिक है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का सेक्टर है और तीसरा है डिजिटल ट्रांज़िशन। और इन तीनों सेक्टर्स, ये तीनों जो पिलर्स हैं, इन तीनों पिलर्स के ऊपर भारत की सरकार और भारत की पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा इस बार दबाव था, यानी उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लिस्ट में थी। इकोनॉमिक इम्पीटस के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे जो देश में मिनरल्स माइनिंग से संबंधित जो है बहुत एक बिल लेकर आए हैं। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन में जो हम लोगों ने अभी बात की कि एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक हो जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसके संदर्भ में बिल लाया गया। जजेस की संख्या को बढ़ाने से संबंध में बिल लाया गया इस बार। और सिविक रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी बर्थ और डेथ है उसका रजिस्ट्रेशन कराने से संबंधित भी एक बिल भारत में लाया गया। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में सारा काम किताबों में यानी कि हार्ड कॉपी में लिखा जाता था और जो बैंक आज की तारीख में जो डिजिटल डेटा रखते हैं उसके ऊपर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। तो उससे संबंधित एक डिजिटल ट्रांजिशन से संबंधित भी बिल लाया गया है। तो इस बार का जो पार्लियामेंट का हमारा सेशन है वो कुल मिला के 25 दिन चला। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुल मिला के 19 सेटिंग हुई, 19 बार बैठक हुई और इन बैठकों में अगर हम देखें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी मात्र 19% रही। आई थिंक इट इज द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है लोकसभा की अब तक की। और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी करीब-करीब 39% तक ड्रॉप कर गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कुल मिला के इस पूरे सेशन में 12 बिल जो थे उनको पास कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से बिल थे। पहला बिल में जो अगर आप जाएँगे इकोनॉमिक और डिजिटल आर्किटेक्चर में, तो एक है माइंस ऑफ मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट। दूसरा एमएसएमई डेवलपमेंट का से संबंधित है। तीसरा बैंकर्स, जो हम लोग बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। चौथा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इससे संबंधित। ती और फिर पाँचवा आ जाता है टैक्सेशन एंड अदर लॉज़।
और इसके अलावा एप्रोप्रिएशन नंबर 3। ये सारा का सारा जो मैटर है ये सब इकोनॉमी से संबंधित है और इसमें से अगर हम कहें कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है तो इसमें माइंस एंड मिनरल्स को अगर मैं रखूं तो मैं नंबर 1 पर रखता हूं। तो आप इसमें से माइंस वाला जो बिल है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिलर 2 जो है वो आपके एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहां पर हमने नकल को रोकने के लिए जो बिल लाया गया है दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बिल, इसको आप अपनी नजरों में रखेंगे, अपने नोट्स में रखेंगे। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये भी ठीक ठाक मात्रा में इसको हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। तीसरा जो बिल है ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ाने से संबंधित ये बिल जो है वो पास किया गया, इसका अमेंडमेंट कर दिया गया। फिर इसके बाद आपको देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल और हेरिटेज आइडेंटिटी से संबंधित। इसमें प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, ये वंदे मातरम वाला बिल है और ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। जानकारी के लिए, चाहे आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, और अगर इंटरव्यू देने, जब भी अभी यूपीएससी के मेंस होने वाले हैं, इसके तुरंत बाद इंटरव्यू लग जाएंगे, तो ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये इंटरव्यू के लिए वेरी वेरी आईएमपी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो देश की कल्चरल हेरिटेज से संबंधित बिल है कि केरला का नाम केरलम रख दिया गया है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं कह दूंगा एक माइंस को देख लीजिए, दूसरा आप ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस जो नकल वाला बिल है, तीसरा अगर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से संबंधित जो बिल है उसको देख लीजिए, चौथा जो आपको है प्रिवेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वंदे मातरम वाला बिल है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर, और पांचवा जो है आपका केरला का जो नाम बदला गया, यानी 12 में से आपको केवल 5 बिलों के ऊपर, 5 एक्ट्स और 5 अमेंडमेंट्स के ऊपर अपना ध्यान देना है, सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले माइंस ऑफ मिनरल्स अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए जो फिस्कल रेजिम है, जो माइंस एंड मिनरल्स में समस्या ये आ जाती है कि जो पैसे का प्रवाह है और उसका जो कंट्रोल है और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल लगाने के लिए इसका कोर गोल यही है कि प्रोवाइड सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन फिस्कल रेजिम, की किस तरह से ऑपरेशन ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए वित्तीय प्रवाह कैसे रहेगा, उसके ऊपर इसका मेन इंफेसिस है। और इसका जो डायरेक्ट इम्पीटस असर होगा वो आपकी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ पे होगा। माइंस एंड मिनरल सेक्टर ऐसा है कि जो कोर एरिया का सेक्टर होता है और जब ये ठीक ढंग से सुचारू ढंग से काम करेगा तो जाहिर सी बात है भारत की जो इकोनॉमिक वेल्थ है, जो ग्रोथ है, उसको एक राइट ट्रैक पर चलती रहेगी। इसलिए जरूरत महसूस की जा रही थी कि माइंस और मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए, इसका जो फिस्कल जो रेजीम है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बिल की जरूरत है, कोई ना कोई एक्ट की जरूरत है, और इसलिए एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है। दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमेंडमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि फूड स्टफ, इसका डेफिनेशन जो है कि फूड स्टफ किसे कहते हैं, खाने का सामान क्या है, इसकी डेफिनेशन को पहले से ज्यादा वाइड कर दिया गया है। दूसरा कि जो जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन थी किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल गुड की, कि किसी एरिया का इंडस्ट्रियल गुड दूसरे एरिया में जा सकता है कि नहीं जा सकता, उससे संबंधित जो जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन थी उनको अब ईज कर दिया गया, उनको पूरी तरह से डीरेगुलेट कर दिया गया है। तीसरा मॉडर्नाइजेशन से संबंधित बात है, अपडेट स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस, एम्पावर्स इंसिडेंशियल पावर, इनेबल डायरेक्ट डाटा क्रेडिट शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सारी चीजों पे ध्यान रखा गया है। और ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमेंडमेंट है, यानी कि पहले से इसका एक्ट मौजूद था और इसको फिर से अमेंड कर दिया गया। तो दोनों का दोनों जो आपके नए एक्ट आए ये बेसिकली पहले से मौजूद था और इनमें अमेंडमेंट किया गया। नंबर नेक्स्ट जो चलता है एमएसएमई, ये आपके लिए मैंने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई में प्रॉब्लम ये थी कि एमएसएमई में पहले जो कंप्लायंस था वो बहुत ही ज्यादा धीमी गति से, बहुत लाल फीता शाही जिसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म थी। तो ये जो हमारी छोटी दर्जे की इंडस्ट्रीज थी इनके साथ दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, बड़ी लाल फीता शाही होती थी इनके साथ, इनकी फाइलें पास करने में दिक्कतें थी, इनके फाइन्स वगैरह जो थे वो बहुत लगा दिए जाते थे, और इनको अगर इनसे कोई गलती होती थी, टैक्सेशन से संबंधित या कोई गलती होती थी, तो उसको एज अ क्राइम की तरह, इनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता था इनके ओनर्स को। अभी जो ये काम किया जा रहा है कि यहां पर जो बेसिकली कर दिया गया कि फ्री और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है और फ्री है। पहली चीज तो ये अच्छी की गई है, थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भारत में बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डीक्रिमिनलाइज्ड ऑफेंसेस रिप्लेस्ड विद ग्रेडेड पेनल्टीज, कि अगर आपसे ऑफेंसेस हो जाते हैं तो अब जो है एकदम सीधे उठा के जेल में नहीं भर देंगे,
अब आपको पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी और ग्रेडेड पेनल्टीज़ हैं। हो सकता है पहले 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगे और उसके साथ आपको मिल जाए वार्निंग। फिर भी नहीं सुधरोगे तो पेनल्टी बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाए, फिर 10 लाख रुपए हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो कोर्ट के चक्कर लगाने का जो समस्या थी और जो क्या कहते हैं इंस्पेक्टर राज था और जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट पे दबाव रहता था, जेल जाने का जो डर उन्हें खाए रहता था बिज़नेस को चलाने ते वक़्त, अब वो थोड़ा-सा उन पे ईज़ आउट होगा और बिज़नेस जो है अब वो स्मूथली रन कर पाएँगे। और जो जो किसी भी तरह का डिले पेमेंट अगर उनके साथ हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो उसमें जो है आपकी जो कोर्ट्स हैं, वो उनके ज़रिए जो आपको जल्दी से जल्दी पहले बहुत समय लग जाता था और अब कंपैरेटिवली जल्दी से आपको आपका क्या कह सकते हैं जस्टिस मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए एमएसएमई बिल बनाया गया है, यानी कि हमारे देश की जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, उसमें बिज़नेस को ईज़ आउट करने के लिए। दूसरा बिल जो है आपका बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट बिल है, एविडेंस बिल। और ये जो है, जो फिजिकल रिकॉर्ड्स होते थे, जो किताबों में, जो अपनी बुक्स में वो लिखा करते थे, उसको जो है, उसको जो अब क्या कर दिया गया, उसके साथ ये किया गया कि अब वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल और क्लाउड बेस्ड रिकॉर्ड जो है, उनको भी इस बिल में, इस एक्ट में इंक्लूड किया गया कि बैंक अपना डाटा कहीं भी रखता है। अब वो इस एक्ट के अंदर कवर होता है। पहले केवल जो रजिस्टर पे लिखा हुआ डाटा होता था, कागज और कलम के द्वारा लिखा हुआ डाटा था, वही जो है एक्ट में कवर होता था। और इसलिए इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया कि अब बैंक पहले से ज़्यादा ज़्यादा लायबल हो जाए, ज़्यादा उनके अंदर हम कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो, और इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। तो ये 2 एक्ट हो गए। तीसरा जो एक्ट आपको दिखाएँगे कि ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल्स, तो ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल जो है आपका नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन को ये एस्टेब्लिश करता है, और ये बेसिकली जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये वाले बिल लाए गए। दूसरा, जो आपका फोकस एरिया दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस का अमेंडमेंट का बिल जो लाया गया था। इसमें जो है जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की, कि एफसीआरए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 है, इसको फिलहाल ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया है, और ये आने वाले समय में वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका बिल रहेगा। तो ये सारे बिल हैं। इसके अलावा जो हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे थे कि जो क्रेडिबिलिटी की बात आ रही थी, कि जो नकल को रोकने से संबंधित था, तो पब्लिक एग्जामिनेशन के अमेंडमेंट से संबंधित बिल लाया गया था। इसके लिए इसमें बहुत सारी चीजें नई लाई गई हैं, कि इसमें स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है, मात्र 2 महीने में ही सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी है, और 3 महीने के अंदर जो है ट्रायल करके स्पीडी जस्टिस देने की बात की जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क हम कह सकते हैं, एक एक्ट जो है, उसको 2024 का जो एक्ट था, उसको अमेंड करके इसको फिर से लाया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एक्ट रहेगा। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाँ, हमारा जो है सिक्योरिंग सिविक डाटा को सिक्योर करने से संबंधित है। अब अगर बर्थ सर्टिफिकेट किसी का नहीं बना हुआ है, और वो 1 से 2 साल तक चूक जाता है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और अगर 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो ऐसी बर्थ या डेथ दोनों सर्टिफिकेट, तो बर्थ या डेथ दोनों सर्टिफिकेट को बनाने के लिए 2 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया है, तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है, उसी के द्वारा आप बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बना पाएंगे। ये थोड़ा सा फाउंडेशन भारत सरकार ने लगा दी है अपने नागरिकों के ऊपर। फिर जो आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो है वो बिल का असर कितना बड़ा है कि नहीं, इमोशन, जनता की इमोशन से जुड़े रहते हैं। तो केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें केरला का नाम जो है केरलम कर दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आने वाले प्री और मेंस में कि किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, तो जवाब रहेगा साहब कि आर्टिकल नंबर 3 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, और इसमें आर्टिकल नंबर 3 में के हिसाब से इसको बदला गया है, और अमेंडमेंट किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। पहले शेड्यूल में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, और इसलिए वहां पे अभी भी राज्य में का नाम जो है केरला राज्य था, अब उसमें अमेंडमेंट लाके उसका नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि इसका असर जो केरला के लोग हैं, उनकी लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। और ये चूंकि जनता के इमोशन से जुड़ा हुआ बिल है, इसलिए जो है आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं स्टार कैटेगरी में रखता हूं, सारे बिल एक तरफ और ये एक तरफ, क्योंकि ये जनता के एस्पिरेशन से संबंधित बिल नहीं है।
ये देश का बिल है, यानी यहाँ पर देश की जो इमोशंस हैं वो जुड़े हुए हैं और इसका पेरेंट एक्ट जो है 1971 का पेरेंट एक्ट है, उसको अमेंड करके जो है ये बिल लाया गया है। इसमें जो है वंदे मातरम पे बहस चलती थी, उसको ऑनर्ड किया गया एज अ नेशनल सॉन्ग की तरह उसको माना गया है और इस एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। और दूसरा, इसमें क्या किया गया, क्रिमिनलाइज किया गया है कि अगर कोई इंटेंशनली वंदे मातरम की सिंगिंग को प्रिवेंट करता है या उसकी सिंगिंग में डिस्टरबेंस कॉज करता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है और उसको क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से उसको जो रेस्पेक्टिव जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा पनिश किया जा सकता है, जेल भी भेजा सकता है। इस तरह की चीज जो है इस एक्ट में दी गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑर्डर। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल मिलाकर इस बार 12 क्रिटिकल ऐसे बिल थे, लेजिस्लेटिव बिल्स और एक्ट थे और अमेंडमेंट थे जिनको भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और इनका जो असर है वो दूरगामी होगा। इसमें से सारे तो नहीं, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे और 2 से 3 तो ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एक तो एफसीआरए वाला ऐसा है जिस पर आपको लगातार नजर रखनी है। वो आपके एग्जामिनेशन जब तक आप तैयारी कर रहे हैं और जब आप प्री अगला देने वाले होंगे, यूपीएससी का प्री देने वाले होंगे, तब तक हो सकता है ये एक्ट बनकर आ जाए। तो इस पर नजर रखिएगा, इस पे बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है, माइनॉरिटीज का बहुत इसमें गुस्सा है। तो देखना यह है कि ये किस तरह से किस तरह से आगे की दिशा में बढ़ता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग यहीं तक मुलाकात करेंगे और पीआईबी सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।